दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ गोकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग केबीएस की पेडागोजी पढ़ेंगे। तो पेडागोजी जो है वो 60 नंबर में पूछी जाएगी, ठीक है। और हम लोगों को 60 में कम से कम 55 नंबर लाने हैं। तो इसके जो टॉपिक है वो सिलेबस में मैं बता चुका हूं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कॉन्टिन्यू लर्निंग ऑफ एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी अधिगमकर्ता की समझ और या वो कैसे समझता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में अधिगमकर्ता की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के बारे में समझेंगे। तो इसके जो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं वो हमको क्या क्या पढ़ने हैं। परिचय पढ़ना है यानी इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बाल विकास के क्या उद्देश्य होते हैं इसके बारे में पढ़ना है, और विकास के सिद्धांत क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है, और बाल विकास का क्षेत्र कहां तक की है इसके बारे में पढ़ना है, विकास के पहलू और विकास का दायरा कहां तक की है इसके बारे में पढ़ना है, और असमान व्यवहार का मूल्यांकन करना है। अच्छा, जब असमान व्यवहार के मूल्यांकन की बात करती है तो हमारा जो सेंस होता है वो एडोसेंस यानी कि किशोरावस्था पर ही जाता है, ठीक है। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का जो विकास होता है वो अनुवांशिकता पर आधारित होता है, क्योंकि अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। अच्छा, प्रसव पूर्व के समय अगर कोई घटना हो गई हो तब भी बच्चे के विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है। जिज्ञासा जो होती है, जिज्ञासा, ठीक है, बच्चा किस तरीके से हमारी आसपास की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में जानना चाहता है, ठीक है, ये जिज्ञासा होती है। और जिज्ञासा और उत्सुकता, जिज्ञासा और उत्सुकता ये मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है हमारे लिए कि बुद्धि, योग्यता और स्वभाव के मामले में हम कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखते हैं बाल विकास यानी कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है इसको समझते हैं। वृद्धि जो होती है वो हमारे शरीर और शरीर के अंगों के भार और आकार की दृष्टि से वृद्धि होना होता है, और विकास जो होता है, विकास हमारे सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक, ठीक है, सभी क्रियाओं का होना विकास होता है। अब अगर इनके डिफरेंस को देखते हैं, इनके अंतर को देखते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है। इसका जो स्वरूप होता है वो वाह्य होता है, ठीक है, इसका स्वरूप जो होता है वाह्य होता है, यानी कि अगर हमारे शरीर में कुछ वृद्धि हो रही है, हमारे कोई भी अंग अगर बढ़ रहे हैं तो ये बाहरी रूप से दिखते हैं हमको, और इसका जो होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, क्योंकि विकास में वृद्धि आ जाती है और वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है। वृद्धि जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, वृद्धि जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, और विकास जो होता है वो गर्भ से लेकर कब्र तक चलता रहता है। विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलता रहता है। वृद्धि का एक निश्चित क्रम नहीं होता है, वृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता है, क्योंकि ये आनुवंशिकता पर भी आधारित होता है और पर्यावरण पर भी आधारित होता है। कि हमारे माता पिता लंबे थे तो हो सकता है कि उनके डीएनए के द्वारा हमारी भी लंबाई में वृद्धि हो, और नहीं भी हो सकती, ये भी कारण हो सकता है। विकास का एक क्रम होता है, विकास का एक क्रम होता है, वो अपने क्रम के हिसाब से जब तक स्थायित्व नहीं उत्पन्न कर देता तब तक वो दूसरी अवस्था में नहीं आता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे कि ऊंचाई, भार, तो हम लोग वृद्धि को माप सकते हैं। विकास जो होता है इसका सीधा मापन संभव नहीं है, अवलोकन के माध्यम से इसका आकलन किया जा सकता है। वृद्धि जो होती है केवल मात्रात्मक होती है, क्योंकि हम माप सकते हैं इसको ना, क्योंकि ऊंचाई और भार हम लोग माप सकते हैं, तो वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, और जो विकास होता है ये गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। अब विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो विकास की अवस्था यानी कि गर्भावस्था,
गर्भावस्था की जो लगभग आयु होती है, गर्भावस्था की जो लगभग आयु होती है वो गर्भाधान से जन्म तक की, यानी कि 9 माह से 10 दिन तक की जो इसकी अवधि होती है। अब शेषवावस्था की बात करते हैं, तो शेषवावस्था की जो लगभग आयु होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है, यानी कि जो इसकी अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। अब अगर बाल्यावस्था की बात करते हैं, बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था की जो लगभग आयु होती है वो 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है, यानी कि 7 वर्ष तक की इसकी अवधि होती है। अब किशोरावस्था की बात करते हैं, तो किशोरावस्था 12 से 18, कुछ लोग इसको 19 तक मानते हैं, यानी कि 19 तक मानते हैं, यानी कि 12 से 18, तो जो उसकी अवधि होती है वो 6 वर्ष की होती है। अब प्रौढ़ावस्था की अगर बात करते हैं, प्रौढ़ावस्था की अगर बात करें तो 18 वर्ष से अधिक, यानी कि इसकी अवधि होगी 60 वर्ष से ज्यादा। अब विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तन देखते हैं, तो आकार में परिवर्तन होता है, अंग प्रत्यांगों के अनुपात में परिवर्तन होता है, कुछ चिन्हों का लोप होना, तो नवीन चिन्हों का प्रकटीकरण। अच्छा, आकार में अगर परिवर्तन की बात करेंगे तो आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से होता है, स्मरण शक्ति का भी विकास होता है और शब्दकोश भी बढ़ता है। अब अंग प्रत्यांगों के अनुपात में परिवर्तन अगर देखेंगे तो किशोरावस्था और वयस्क इंसान के अंग प्रत्यांगों में अंतर होता है, लेकिन जो किशोरावस्था के अंत में पहुंचता है तो वयस्क के समान उसके शरीर के सारे अंग हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रारंभ में वो काल्पनिक जगत में रहता है, प्रारंभ में काल्पनिक जगत में रहता है और किशोरावस्था में आते आते वो वास्तविक जगत में आने लगता है। अब कुछ चिन्हों का लोप होना, अगर कुछ चिन्हों का लोप होना देखेंगे तो थाइमस ग्रंथि का लोप होना, दूध के दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं। नवीन चिन्हों का प्रकटीकरण की अगर बात करेंगे तो स्थायी दांत उग जाते हैं और लैंगिक चेतना का भी विकास होने लगता है। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के सिद्धांत देखते हैं, तो निरंतर विकास का सिद्धांत होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है, वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, विकास समान से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, वैतनिक अंतर का सिद्धांत यानी इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, तो ये विकास के सिद्धांत होते हैं। तो निरंतर विकास का सिद्धांत ये होता है कि कभी गति जो होती है तो कभी तीव्र होती है तो कभी मंद होती है, लेकिन अपनी चरम सीमा तक पहुंचते पहुंचते वह निरंतर चलती रहती है, ये निरंतर विकास का सिद्धांत है। अब एकीकरण सिद्धांत की बात करें तो पहले बच्चा जो होता है हाथ को हिलाता है, फिर उंगलियों को हिलाता है और फिर हाथ और उंगलियों को दोनों चलाना सीख जाता है, तो ये एकीकरण का सिद्धांत होता है। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत, अगर परस्पर संबंध के सिद्धांत की बात करेंगे तो शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक सारी क्रियाएं एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं, यानी कि अगर हमारे शरीर में एक जगह पे त्रुटि है तो विकास के दूसरे छोर पर हमें वो बाधा उत्पन्न करती रहती है। वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है, वृद्धि और विकास की गति एक सी नहीं रहती है, यानी शैशवावस्था में बहुत तीव्र से विकास होता है और शैशवावस्था के अंत तक आते आते मंद पड़ जाता है। किशोरावस्था में पुनः तेजी से प्रारंभ करता है और बाद में फिर मंद पड़ जाता है, यानी ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन हमको पता है कि विकास का सिद्धांत जो होता है वो निरंतर चलता ही रहता, कभी रुकता नहीं है, उतार चढ़ाव बना रहता है। अब विकास समान से विशिष्ट की ओर, विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो बच्चा जो पहले हाथ पैर जो है यूं ही चलाता रहता है, बच्चा जो होता है देखा होगा आप लोगों ने कि बच्चा जो होता है पहले हाथ पैर यूं ही चलाता रहता है, बाद में कुछ पकड़ने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, बच्चा जो होता है, जब बच्चे को गोद में कोई भी व्यक्ति खिलाता है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा
कि बच्चे को जब कोई भी गोद में खिलाता है तो सभी को पा 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 कहता रहता है, लेकिन बाद में वो सिर्फ अपने पिता को ही पापा कहता है। अब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है क्या? विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। अगर कलाई की हड्डियों का एक्सरे निकाला जाए, अगर कलाई की हड्डियों का एक्सरे निकाला जाए तो यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चे का जो आकार है वो आगे चलकर कैसा होगा, यानी उसकी लंबाई कैसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यह कलाई की हड्डियों का एक्सरे करके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब वैश्विक अंतर का सिद्धांत यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, तो इंडिविजुअल डिफरेंस तो होता ही होता है सब में, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा जो है अति प्रतिभाशाली बालक है तो कोई पिछड़ा बालक होता है, तो कोई समस्यात्मक बालक होता है, यानी सभी का जो आईक्यू लेवल है, सभी का जो विकास है वो एक सा नहीं रहता, इंडिविजुअल डिफरेंस होता ही होता है। अब विकास के क्रम में एक रूपता, विकास के क्रम में एक रूपता, तो विकास की गति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, परंतु विकास की गति में एक रूपता पाई जाती है। दोस्तों ये पूरा टॉपिक जो था वो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग का था, ठीक है। तो अधिगमकर्ता की समझ वो किस तरीके से सीखता है, किस तरीके से समझता है, ठीक है, ये सब कुछ आपको बता दिया गया था। हालांकि ये सारा टॉपिक जो है वो सीटेड में आप लोग पढ़ चुके हैं, जितने भी बच्चे थे वो सीटेड की तैयारी कर चुके हैं, ये सारे टॉपिक को भली भांति परिचित हैं, आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। अगर नया पढ़ना जो होगा वो इतना ही पढ़ना होगा पेडागोजी में कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडरशिप, बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। बाकी सारे टॉपिक वही हैं, उसी तरीके से अगर जो लोग सीटेड पढ़ चुके हैं उनका आराम से ये 60 नंबर का स्कोर वो पा सकते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।